ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे 3 एस्टेट्स हमने देखे थे, ठीक है? 3 एस्टेट्स हमने देखे थे। एक तो पहले आपका जो था क्लर्जी था, ठीक है? जो जिसमें चर्च था, फिर आपके नोबल्स थे, फिर आपका क्या था? फिर आपका पीस थर्ड एस्टेट था, ठीक है? ये थर्ड कॉमन एस्टे पीपल। हाँ, कॉमन पीपल थे, ठीक है? ये थर्ड एस्टेट ही जो था इसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था और पहले जो एस्टेट होते थे, उन दोनों के ऊपर यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन ये सिर्फ़ यहाँ पे 10% लोग थे और ये लोग जो थे यहाँ पे 90% लोग थे, ठीक है? और इनको यहाँ पे जो था, यहाँ पे टैक्स करा जाता था और सारा जो यहाँ पे टैक्स लेते थे, हमने देखा था टेल और ट्यूल जो टिथिस जो था यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था और ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब यहाँ पे पूरा फ्रांस जो है क्या कर रहा था यहाँ पे अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, तो ये लोग भी यहाँ पे बैंकरप्ट हो गए थे, ठीक है? और उसके ऊपर फिर क्या करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टैक्स लगाने लगते हैं, उसकी वजह से जो आम जनता होती है, थर्ड एस्टेट होती है, वो परेशान हो जाती है। उसके बाद जब ये लोग टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये लोग कहते हैं कि ठीक है, आप क्या करो, आप टैक्स लगाना चाहते हो तो एक नॉर्मल आप एक लेजिस्लेचर बुलाओ। उसको हमने क्या बोला था? हमने उसको बोला था एस्टेट जनरल। उस एस्टेट जनरल में क्या होते थे 300-300 लोग जो होते थे यहाँ पे पहले 2 उसके होते थे एस्टेट्स के होते थे और जो 600 लोग थे, वो यहाँ पे थर्ड एस्टेट के होते थे। इनको क्या करते थे कोने में यहाँ पे बिठा दिया था और इनको यहाँ पे हर स्टेट को यहाँ पे एक-एक वोटिंग पावर यहाँ पे दिया गया था। ये सबसे पहले हमने देखा था स्टेट जनरल देखा था। अब ये लोग क्या करते हैं कि सही रखते थे। हाँ जी? मैम ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये लोग पीछे ही खड़े रहते थे और हाँ, ये ये पीछे ये ही खड़े जो रहते थे स्टेट्स होते थे ये बैठे रहते थे। और जबकि ये लोग टैक्स भी पे करते थे, ठीक है? ये टैक्स पे करते थे, इनको कोई सर्विसेज़ भी नहीं मिलती थी और ये लोग जो होते थे ये सिर्फ़ टैक्स लेते थे। मतलब ये वेल्दी थे उसके बाद भी ये टैक्स नहीं देते थे, ठीक है? तो वेल्दी लोगों को तो और भी टैक्स देना चाहिए लेकिन ये कुछ नेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, ठीक है? बट दे हैड पावर। फिर क्या होता है कि एस्टेट जनरल जो होता है यहाँ पे ये लोग बात नहीं सुनते। यहाँ पे जो ये थर्ड एस्टेट होता है ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे एक इंसान को एक वोट देना चाहिए। ऐसी ये क्या बात होती है कि हाँ भाई एस्टेट के बेसिस पे यहाँ पे तो फिर मेजॉरिटी आपके यहाँ पे 2 वोट्स हो जाएँगे, हमारा 1 वोट हो जाएगा। हम तो आधे-आधे हैं ना, यहाँ पे 50-50% यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो ऐसे कैसे, ये तो बिल्कुल अनफ़ेयर हो गया। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं टेनिस ग्राउंड में जाके मिल लेते हैं और फिर वहाँ पे आपका सबसे पहले जो एक पूरा राइट्स की बात होती है, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात होती है कि यहाँ पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएँगे और उस इवेंट को जो है हम बोलते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है? फिर नेशनल असेंबली यहाँ पे बनती है, उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो जैकोबिन्स होते हैं वो वहाँ पे आने लगते हैं, ठीक है? जैकोबिन्स आते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका रेन ऑफ टेरर शुरू हो जाता है, ठीक है? तो रेन ऑफ टेरर सबको याद है ना कि हमने जो आपका यस मैम वो रॉबर्सपियर जो रॉबस्फियर था। जो था, ठीक है? तो रॉबस्फियर वो इतना पागल हो गया था कि भई उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हर जगह जो था एनार्की यहाँ पे कर रहा था, ठीक है? फिर जब ये रेन ऑफ टेरर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो एंड में हमने आते-आते देखा था कि क्या हुआ कि एक डायरेक्टरी की फ़ॉर्मेशन करी जाती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि भई एक आदमी के पास इतनी सारी पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं 5 लोगों की एक डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टरी बना के इसमें ये 5 लोग लगते हैं ये रखते हैं, ये बोलते हैं कि देयर शुड बी अ यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर किसी के उसमें। एक इंसान के पास आप यहाँ पे डोमिनेशन मत दो, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का, ठीक है? तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे जब नेपोलियन है, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्टरी एग्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? तो ये अभी इसका सीन है। अब देखो यहाँ पे नेपोलियन जो है ये पूरा जब यहाँ पे केओस हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो रेवोल्यूशन को यहाँ पे फ्रांस जो है यहाँ पे लगातार वॉर भी लड़ रहा है। वॉर क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे फ्रांस की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जब आपका रेवोल्यूशन हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि बाहर से आपके जो है हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है? ये भी आपका क्या करेंगे, ये आपका फ़ायदा उठा के फ्रांस पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से क्या है कि फ्रांस जो है कंटिन्यूअसली वॉर्स में भी एंगेज्ड है।
ठीक है? और ये जो बाहर के लोग होते हैं, ये बाहर के देखो कंट्री में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जब होती है, इंटरनल प्रॉब्लम, ठीक है? जब यहाँ पे रिबेलियन होता है, तो क्या होता है, एक्सटर्नल लोग जो हैं वो यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना? ये अभी भी एग्ज़िस्ट करता है कि भाई कोई विद्रोही होगा तो उसका यहाँ पे फ़ायदा उठा के बाहर जो आपका नेशनल सिक्योरिटी जो है, वो यहाँ पे उसकी बात आ जाती है। क्योंकि जो यहाँ पे जो अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के वो जाके बाहर एक्सटर्नल थ्रेट से मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से उस टाइम भी ये हो रहा था कि यहाँ पे ये जो है नेपोलियन यहाँ पे कंटिन्यूअसली वॉर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उसका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, वॉर्स जाके लड़ रहा है उनके बिहाफ पे, ठीक है? और वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है? सब यहाँ पे पहचान रहे हैं, उसकी वॉर स्किल्स को यहाँ पे पहचान रहे हैं, ठीक है? ओके। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से इसका इसका ग्रोथ होता है। तो एक तो पहली बात यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करता है कि ये पहले तो अपना करियर जो है एज अ आर्मी ऑफिसर ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? बहुत आम आदमी होता है, ठीक है? मतलब इसकी हाइट भी काफ़ी छोटी होती है, तो उसकी वजह से इसको काफ़ी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि भाई मेरे को सब इसको सब चिढ़ाते थे बचपन में, स्कूल में हर कोई इसे चिढ़ाता था, ठीक है? तो उसके लिए लेकिन ये अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देता है, ये अपने आप को बहुत ग्रो करता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, मिलिट्री स्किल्स यहाँ पे डेवलप करता है, और ये जो पूरा अपॉर्चुनिटी जो है इसको यहाँ पे ये आर्मी ऑफिसर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? फिर मैंने अभी आपको बताया कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, वॉर्स जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे डायरेक्टरी की तरफ से यहाँ पे सरकार की तरफ से जो लड़नी है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है, ठीक है? बीच में क्या होता है कि यहाँ पे एक इसको एक एडवांटेज मिलती है, ही गेट्स मैरिड टू दिस लेडी, ये इसका नाम जोसेफिन था। जोसेफिन वाज़ अ विडो, और ये जो था इसकी जो इसका जो हस्बैंड था जोसेफिन का, मतलब ये जो थी, ये जो लेडी थी, इसका बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन था, ठीक है? ये बहुत हायरार्की में यहाँ पे इसका पॉलिटिकल कनेक्शन, इसके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी बड़े बिजनेस ओन करते थे, इसका हस्बैंड जो था वो यहाँ पे जो पूरा डायरेक्टरी थी ना उसमें यहाँ पे कोई मेंबर था। तो जब ये यहाँ पे नेपोलियन इस लेडी से शादी करता है, इसका नाम जोसेफिन होता है, तो उसको क्या करता है, उसको यहाँ पे मौका मिल जाता है अपने और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने का, ठीक है? तो यहाँ पे उसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज इसका उठाता है, मतलब ये जो मैरिज है उसका, ये आपने देखा हो ना कि मैरिज अलायंसेस बनते हैं, ठीक है? तो उसका यहाँ पे फ़ायदा उठा के यहाँ पे ये और स्ट्रक्चर में ऊपर आता जाता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जाता है, ठीक है? उसके बाद जब ये यहाँ पे शादी कर लेता है, उसके बाद तुरंत से क्या होता है कि ये यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को कमांड करने लगता है, ठीक है? मतलब इतना इसका हायरार्की जो है यहाँ पे बढ़ जाती है आफ्टर दिस मैरिज कि ये जो अब सीधे-सीधे ये जो कमांडर बन जाता है ये, डायरेक्टरी की तरफ से उसकी जो फ्रेंच आर्मी है। अब यहाँ पे क्या करता है कि इसको सबसे पहला असाइनमेंट मिलता है यहाँ पे इटालियन एक्सपेडिशन का, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे इससे यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे जो वॉर है यहाँ पे लड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी को काफ़ी यहाँ पे जो है इम्प्रेस करता है कि यहाँ पे ये जो फोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे जो रिबल्स थे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए थे, और इनको जो है यहाँ पे जाके सप्रेस कर देता है, पूरे ये जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे उन लोगों को। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो है फ्रेंच आर्मी जो है इसको इसकी कमांड इसके हाथ में भी आ जाती है, ठीक है? ओके, इतना समझ आया? यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? अब वही यहाँ पे ये जो है ये बैटल्स लड़ा है ऑस्ट्रियंस के साथ, प्रशियंस के साथ, और फिर यहाँ पे ये डायरेक्टरी को यहाँ पे हेल्प कर रहा है, एकदम रॉयलिस्ट यहाँ पे जो इन लोगों का गवर्नमेंट का है ये काफ़ी इनके लिए लॉयल है, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि ये जाता है इजिप्ट में लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है? अब इजिप्ट में जब ये लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो ये वहाँ पे हार तो जाता है, लेकिन ये क्या करता है, वापस आ जाता है हार के, ठीक है? जब ये हार जाता है और ये वापस आ जाता है, तो ये जब यहाँ पे ये जितने समय की ये यहाँ पे इजिप्ट में है, ठीक है? जब तक ये इजिप्ट में है, पीछे आपका फ्रांस में क्या है, आपकी फ्रांस में आपकी क्या है, डायरेक्टरी है।
अब ये डायरेक्टरी में जो है ये यहाँ पे बहुत करप्शन हो गया है और लोग अभी फिर से परेशान हो गए हैं, ठीक है। पहले रेन ऑफ टेरर आया और सबसे पहले हमने देखा था लुई 16 और वो सब थे, ठीक है, पूरी मोनार्की थी। उसके बाद रेवोल्यूशन होता है, फिर स्टेट जनरल आता है, फिर ये पूरा आपका नेशनल असेंबली आती है। फाइनली जब डायरेक्टरी है और यहाँ पे जब आपका नेपोलियन बाहर है देश से, लड़ाई कर रहा है, वो इजिप्ट में है अभी, ये डायरेक्टरी जो है बहुत ही करप्ट हो चुकी है, लोग जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो एक केओस जो है कंट्री में उस टाइम एक एक जो बैकग्राउंड है नेपोलियन को सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे बन चुका है उनकी कंट्री में, फ्रांस में, ठीक है। अब क्या होगा, इजिप्ट में जो है यहाँ पे ये लड़ाई करेगा। अब इजिप्ट में क्या होगा कि यहाँ पे ये इजिप्ट की जो आर्मी रहेगी उसको तो यहाँ पे हरा देगा, इजिप्ट की आर्मी को तो ये हरा देगा, लेकिन वहाँ पे आ जाएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसी पोर्ट पे, इजिप्ट वाले पोर्ट पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिशर्स होंगे वो तुरंत से अपनी नेवल आर्मी को लेके पहुंच जाएंगे और इसको हरा देंगे। अब एनीवेज फिर जब हार जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पे इजिप्ट में छोड़ के, ठीक है, फटाक से भाग के आ जाएगा ये अपने कंट्री में। अब लोगों को लग रहा है कि भाई इसने, मतलब लोगों को वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये जो युद्ध है वो वहाँ पे हार के आया है इजिप्ट में, और यहाँ पे उसको एज ए हीरो वेलकम करते हैं कि भाई आपने क्या किया है, आपने हम आप दूसरी, आप यहाँ पे ब्रिटेन से लड़के आए हो, एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। समझ आया ये इतना कि ये इजिप्ट में लड़ाई लड़ा है और फिर उसके बाद ये वापस आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 799 में क्या ये जो है 1798 में इजिप्ट तक है, ठीक है, ये पूरी लड़ाई जो है 98 में हो रही है इजिप्ट में। उसके बाद जब ये वापस जाता है तब ये देखता है कि भाई ये जो अब सबसे सही मौका है कि डायरेक्टरी जो है यहाँ पे ये बहुत वीक हो चुकी है और मेरे पास मौका है कि मैं अब इसका यहाँ पे पावर जो है वो मैं सीज कर लूँ, ठीक है। तो तुरंत ये क्या करता है, जाके अपने आप को यहाँ पे एम्परर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, और अपने आप को डिक्टेटर यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जो है, अब जो यहाँ पे ये मोनार्की को ख़त्म करते हुए ये यहाँ पे फिर से मोनार्की को, जो फ्रांस है वो यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि दोबारा से ये जो है डिक्टेटर ये यहाँ पे आ गया है, नेपोलियन जो है, लेकिन ये थोड़ा सा जो डिक्टे इसकी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाता है। तो और प्लस यहाँ पे ये जो वॉर्स कर रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे ये बाकी सब कंट्रीज से लड़ रहा है, तो फ्रांस जो है यहाँ पे इससे बहुत खुश रहता है कि भाई ही इज़ आर हीरो। तो इसको एज ए हीरो हमेशा देखते थे क्योंकि ये मिलिट्री स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके, अब ये अपना एब्सोल्यूट रूल जो है ये अपना चालू कर देता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये अपनी रिफॉर्म्स क्या लाता है, ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है, ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है अपनी कंट्री में, ठीक है। जैसे ही ये रूल स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आता है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कि यहाँ पे क्या करेगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर को यहाँ पे बेटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बैरन लैंड था, ठीक है, उसको ये यहाँ पे प्रोडक्टिव लैंड में यहाँ पे बदलने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, जो कंट्री अभी ये डायरेक्टरी से परेशान थी, यहाँ पे लोगों को अपीज करने की कोशिश कर रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो हैं इसको एज ए हीरो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जनता को खुश करने के लिए करेगा, ठीक है। और खाना देना है, हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम पे जब यहाँ पे बैसिल वाले ये जो पूरा जो उसका किला था उसको यहाँ पे इन्होंने स्टॉर्म कर दिया था लोगों ने, जब औरतें वहाँ पे ब्रेड लेने के लिए लाइन लगा रही थी, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है खाने की प्रॉब्लम है। तो इमिडिएटली क्या कर रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा है, उसमें भी यहाँ पे एग्रीकल्चर में सुधारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे जो रेलवे है, रेलवे का सुधार करेगा, ठीक है। पब्लिक रोड्स वगैरह यहाँ पे ये बनाएगा, ठीक है, रोडवेज वगैरह इन सबको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है। ओके, फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे इकोनॉमी में, ये यहाँ पे बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी में ये काफ़ी सारे न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, ठीक है। और एम्परर बन गया है, लेकिन फिर भी ही इज़ ब्रिंगिंग सम मॉडर्नाइज्ड रिफॉर्म्स, ठीक है।
बेसिक मोटिव इसका है कि भाई लोगों को यहाँ पे नौकरी मिले, लोग खुश रहें, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहें, तो ये बेसिकली रिफॉर्म करना चाह रहा है। ये तो बात हमने की यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी ये लेके आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये जा रहा है, डायरेक्टरी का रूल जब खत्म हुआ है और नेपोलियन आया है, तो यहाँ पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और ये सारे आइडियाज़ जो हैं एनलाइटनमेंट के ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों तक फैल चुके हैं। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रूल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये यहाँ पे लेके आएगा। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही क्या लेके आएगा ये? 4 हाउस इंट्रोड्यूस। हाँ जी। मैम ये 4 हाउस इंट्रोड्यूस करता है जिसमें हाँ, हाँ, ये 4 हाउसेस इंट्रोड्यूस करता है और प्लस यहाँ पे ये क्या करता है कि ये अपनी कंट्री में तो ये ऑटोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एम्परर बना हुआ है, लेकिन बाहर से क्या है, ये एकदम डेमोक्रेसी जैसा यहाँ पे लगेगा फ्रांस में, ठीक है। और प्लस ये क्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल की स्थापना करता है। राइटिंग इज़ वेरी बैड। फर्स्ट काउंसिल की स्थापना करता है, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल में सबसे पहले जब ये गया था तो ये क्या करता है, प्लेबिसाइड कराता है ये, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि प्लेबिसाइड क्या होता है, प्लेबिसाइड कोई बताएगा क्या होता है? प्लेबिसाइड है कि मतलब वोटिंग करा रहा है और सबका ओपिनियन ले रहा है कि भाई हमें यहाँ पे आप ये जब मैंने अभी जो फ्रांस इस ये एम्परर बनने की बात की थी ना कि अपने आप की घोषणा करता है, तो वो इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही करता है कि भाई ये लोगों से यहाँ पे सहमति ले रहा है, प्लेबिसाइड करा रहा है और फिर यहाँ पे इसको बहुत सारे वोट्स आते हैं, मतलब यहाँ पे 30 लाख वोट्स जो हैं यहाँ पे इस नेपोलियन के लिए आते हैं और फिर जाके ये अपना पूरा जो है यहाँ पे वो करता है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे 4 हाउसेस जो है, जो अभी कोई बता रहा था, ठीक है, मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानना। ठीक है, देखो 4 हाउसेस ये इस्टेब्लिश करता है। 4 हाउसेस क्या होते हैं? एक तो ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश करता है, दूसरा ये क्या करता है, सेनेट इस्टेब्लिश करता है, तीसरा ये क्या करता है, ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, और एक ये चौथा यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप देख रहे हो एक गवर्नेंस यहाँ पे ये प्रॉपर जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे फीचर्स लेके आ रहा है, ठीक है। 4 हाउसेस इसके ये हो गए, ओके। अब एक चीज़ इसमें ये मैम थी, पहला वाला क्या है? पहला वाला है काउंसिल काउंसिल ऑफ ऑफ स्टेट। स्टेट्स, ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी जो थी यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टरी के टाइम पे, उसको यहाँ पे क्या करें, क्योंकि अब इसने यहाँ पे पावर जो है ग्रैब कर ली है, ये पूरी सॉरी ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे जो है रिवाइव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेगा, बस मतलब ये है यहाँ पे यही पूरा डेमोक्रेसी वगैरह, ये 4 हाउसेस जो हैं यहाँ पे एक यहाँ पे कानून बनाएगा, एक यहाँ पे ट्रिब्यूनल होगा, एक यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट बैठेगा, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो गए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक जो यहाँ पे ये काम करता है वो है एजुकेशन में करता है। ये एजुकेशन में जो है, एजुकेशन के अंडर ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स को इस्टेब्लिश करवाता है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, सबसे पहले ये करता है। और इस प्राइमरी स्कूल में वो यहाँ पे ही मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए वो यहाँ पे रैशनल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप रिलीजन के बारे में पढ़ा रहे हो या यहाँ पे लॉजिक नहीं समझा रहे हो। ऑब्वियसली कि जो इन्होंने यहाँ पे एज ऑफ एनलाइटनमेंट में गेन करा है वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाए, ठीक है। और यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात होनी चाहिए, सेक्युलर यहाँ पे कंट्री जो है बननी चाहिए। और ये जो आइडियाज़ हैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में ये चाहेगा कि यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे आए, ठीक है। फिर सेम आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स आ रहे हैं, हायर एजुकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है। और प्लस यहाँ पे जो टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स की भी ये ट्रेनिंग कराता था। तो ओवरऑल ये एजुकेशन सिस्टम को ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। यहाँ पे विमेन को भी ये जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहा है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ये जो है पॉलिसीज़ अपनी लेके आ रहा है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश थे, मतलब काफ़ी सेटिस्फाइड थे, ठीक है, ओके,
ठीक है। और ठीक है, बस यही है इसमें। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे एक और ये कर रहा है, ये जो है जब यहाँ पे इनफैक्ट जब यहाँ पे इसको क्राउन पहनाने जाते हैं, मतलब पहले क्या होता था, एनॉइंटमेंट होता था, है ना? जो राजा है ना, राजा क्या होते थे, इसके सामने प्रीस्ट होते थे, ठीक है? अगर आप यहाँ ब्रिटिश एम्पायर का भी आप देखोगे, जब यहाँ पे इनकी ताजपोशी होती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इनके प्रीस्ट होते हैं चर्च के, ठीक है? वो क्या करते हैं, होली वाटर इनके ऊपर छिड़कते हैं, ठीक है? और फिर आपका जो है ताज पहनाते हैं। जब यहाँ पे मतलब ये जब यहाँ पे इसका अनॉइंटमेंट होने वाला था, इसकी जब ताजपोशी होने वाली थी, तो ये क्या करता है, ताज जो है उस प्रीस्ट से छीन लेता है और वो खुद ही पहन लेता है। तो ये इससे एक ये मैसेज जाता है कि अब जो है यहाँ पे चर्च जो रहेगा, रिलीजन जो रहेगा, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। द स्टेट इज अबव द चर्च, या फिर आपका रिलीजन से ऊपर आपका क्या रहेगा, स्टेट रहेगा, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे एक ये आइडिया देता है कि भाई अब जो है हम जो है स्टेट जो है वो दिखेगा, चर्च नीड नॉट इंटरफेयर इनटू द स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आपका नेगेटिव सेक्युलरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है फ्रांस में, वो कहीं न कहीं से यहाँ पे स्टेट और आपका जो रिलीजन है वो अलग-अलग रहता है ना। हम अभी भी हम बात करते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो यहाँ पे फ्रांस में पूरा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो ये पूरा सेक्युलर लाइन पे यहाँ पे वो करेगा। एनीवेज़ दिस इज़ उसका फिर डाइवोर्स वगैरह भी हो जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अकम्प्लिशमेंट्स क्या हो रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे जब हमें पता है रोमन एम्पायर जो था, ठीक है, वो कितना बड़ा था। उसके बाद जो यहाँ पे ग्लोरी आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है नेपोलियन की, क्योंकि ये क्या करता था, ये ऑब्वियसली वॉर करता था, टेरिटरी को ही कुड ग्रैब। तो लोगों के अंदर बहुत नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है? तो इनका एम्पायर काफ़ी बड़ा होता गया, ठीक है? और एक एक यहाँ पे आपको याद है कि हमने यहाँ पे लुइसियाना जो है उसकी टेरिटरी की बात की थी। आपको याद होगा कि जब यहाँ पे यस मैम, रोजाना परचेज। लुइसियाना, ठीक है? तो अब जो है वही सेम लुइसियाना जो है यहाँ पे इसके अंडर था, ठीक है? कनाडा वाले साइड में जो था, और यहाँ पे आपकी 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे। फेडरेशन है ना, यूएस जो है वो फेडरेशन है ना, तो स्टेट्स आपस में क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रीटी अग्रीमेंट साइन कर रहे थे। उस अग्रीमेंट के तहत जो है यूएसए जो है यूनाइट हो रहा था, ठीक है? तो ये यहाँ पे वेस्ट वर्ड को एक्सपैंड करते जा रहे थे, और जितने स्टेट्स थे, फिर हमने यहाँ पे डिक्सन लाइन की बात की थी। डिक्सन लाइन के बाद आपका जो था आपका बहुत सारा केओस क्रिएट हो गया था, है ना? हमने देखा था कि जो यहाँ पे ट्रीटी थी, ये 36 डिग्री 33 मिनट्स वाली जो लाइन थी, उसको यहाँ पे वायलेट करा गया, फिर बाद में बहुत ज़्यादा केओस हो गया था। एनीवेज, तो उसी दौरान जो था वो लुइसियाना टेरिटरी, आपको याद होगा कि अमेरिकन जो थे वो यहाँ पे खरीद रहे थे, किससे, फ्रांस से खरीद रहे थे। तो फ्रांस में अभी कौन है, जब ये लुइसियाना बेचेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका नेपोलियन है, नेपोलियन ने बेची थी लुइसियाना टेरिटरी। ऑब्वियसली देखो फ्रांस कहाँ और यूएस कहाँ, है ना? तो ये इस वाली टेरिटरी का करता भी क्या, तो उसने क्या किया, यूएस को उसने यहाँ पे बेच दिया। और ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस और फ्रांस दोनों के बहुत ही अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसीलिए अभी आप यहाँ पे अगर हम अभी करंट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो जब यहाँ पे बाइडन बाइडन है, ठीक है, और आपका फ्रांस है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जब यहाँ पे बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबमरीन की डील हो गई थी, है ना? तो क्या हुआ, फ्रांस बहुत नाराज़ हुआ था, ठीक है? उसको बेचना था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन क्या करता है बाइडन जो है वो यहाँ पे यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बेच देते हैं। तो इससे यहाँ पे फ्रांस का बहुत नुकसान होता है, उसकी मार्केट का, डिफेंस मार्केट का, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस बहुत नाराज़ अभी हो गया था यूएस से, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रांस और यूएस की कितनी गहरी दोस्ती यहाँ पे 200-300 साल से चल रही है। तो अगर यहाँ पे ये ऐसा मिसट्रस्ट वाला काम करते हैं यूएस बिना बताए फ्रांस को, तो अभी भी आप देखो कि यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है फ्रांस को कि भाई आप तो हमारे इतने अच्छे दोस्त, तो आप कैसे यहाँ पे हमारा मार्केट जो ऑस्ट्रेलिया में था उसको कैप्चर कर सकते हो, है ना? तो एक ये है कि अभी बीच में बात हो रही थी कि एज ओल्ड आपकी फ्रेंडशिप थी, और वो कहीं ना कहीं अभी जो है मिसट्रस्ट आ गया था। एनीवेज फिर वो रिजॉल्व हो गया था, बाइडन ने उसको कर लिया था रिजॉल्व।
ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे ये टैक्स कोड भी लेके आ रहा है, ठीक है। ये टैक्स किस तरीके से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना है वो भी लेके आ रहा है, ठीक है। पब्लिक स्कूल्स हमने अभी देखा, और कैथोलिज्म जो है इसको यहाँ पे ये रिस्टोर कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अलग कर रहा है स्टेट को और रिलीजन को, ठीक है। ओके, अब ये नेपोलियनिक कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेपोलियनिक कोड्स आपके क्या होते हैं कि ये लॉज को यहाँ पे कोडिफाई कर रहा था, किसके किसके उस पे, सेक्युलर लाइंस पे। अभी हम देखते हैं ना सीआरपीसी वगैरह, आईपीसी, सीआरपीसी, ये वो वाले आपके लॉज हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप के लॉज जो हैं उस टाइम ला रहा है, जैसे कि आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। फिर सेकंड आपका लाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। और आपका कमर्शियल कोड लेके आता है, कमर्शियल कोड, ठीक है। तो इस प्रकार के ये क्या ला रहा है, यहाँ पे लोगों को रूल करने के लिए यहाँ पे सिविल कोड्स लेके आ रहा है, ठीक है। कोडिफाई कर रहा है इनको प्रॉपरली, और इनको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड लॉज, ठीक है। जो कि अभी हम जो देखते हैं सीआरपीसी वगैरह, वो उस टाइम से यहाँ पे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो एक तरीके का क्या बना रहा है, ये लीगल सिस्टम जो है नेपोलियन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ आया कि किस तरीके से यहाँ पे ये चेंजेस कर रहा है, और किस एकदम न्यू कंट्री के उस पे यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है हर एरिया में ये कर रहा है, लोग इससे बहुत खुश हैं, ठीक है। समझ आया? यस मैम। मैम, अदिति। मैम ये जो हमने एक पॉइंट देखा उसमें रीस्टोर कैथोलिज्म करके एक पॉइंट, हम्म तो मैम मैम ये नहीं समझ आया। वो पोप पोप को यहाँ पे दोबारा से उनको वो बोल रहे हैं कि भाई आप अपना चलाओ, हमें अपना चलाने दो, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे है कि रिलीजन जो है डिस्प्यूट एक तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और मतलब एक तरीके का जो पोप पोप है ना, वो रिलीजियस हेड होते हैं, ठीक है, कैथोलिक वाले ब्रांच के। तो उनको ये ऑफिशियली कह देता है कि ठीक है, आप जो हैं, जैसे एक नॉमिनल हेड होते हैं ना, मतलब क्राउन को यहाँ पे यूके में क्या होता है, नॉमिनल हेड माना जाता है। इंडिया में कौन नॉमिनल हेड है, हमारे प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे पोप को नॉमिनल हेड बोल देता है, रिलीजियस नॉमिनल हेड बोल देता है स्टेट का, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक रिस्पेक्ट भी ये दे रहा है उनको कि ठीक है, आप हमारे क्या हो, नॉमिनल हेड हो। पोप को ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यही कैथोलिज्म जो है यहाँ पे फ्रांस में रिस्टोर कर रहा है, पोप को यहाँ पे एक ऊंचा दर्जा देके, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और कैथोलिक रिलीजन को भी यहाँ पे जो मेजॉरिटी का दर्जा दिया जा रहा है फ्रांस में, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी की यहाँ पे बात होती है कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे जो रिलीजन जो पॉपुलर हो रहा है वो कैथोलिज्म है, उसको भी यहाँ पे मेजॉरिटी का रिलीजन जो है यहाँ पे मानता है। पोप को भी यहाँ पे खूब सारी रिस्पेक्ट दिए जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्लियर रखता है कि भाई स्टेट के कामों से अलग रहना, आप अपना नॉमिनल हेड बन जाओ लेकिन स्टेट के काम से आप अलग रहना, ठीक है। सेक्युलरिज्म भी साथ में लेके आ रहा है, ठीक है। ओके, जिस तरीके का यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी करता था ना, कि वो स्टेट को यहाँ पे अलग करता था, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आ रहा था। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने याद है किसी को अलाउद्दीन खिलजी? वो भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है। तो और स्टेट मतलब स्टेट से वो थोड़ा सा अलग रहता था, स्टेट को नहीं चाहता था कि स्टेट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करे। वैसे ही आप कह सकते हो कि ठीक है, नेपोलियन भी जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सेक्युलरिज्म का एंगल लेके आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इतनी इसकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी जो है वो यहाँ पे इतनी बढ़ गई है, इतना नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है यहाँ पे बढ़ चुका है कि भाई नेपोलियन जो है कॉन्स्टेंटली वॉर करता रहेगा, एरियाज जो है वो यहाँ पे जीतता रहेगा, ठीक है। तो कई सारे एरियाज जो हैं यहाँ पे कॉन्कर कर रहा है, कई जगह डिफीट भी हो रहा है, ठीक है। तो लोग, आसपास के लोग जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो इसकी दुश्मन भी बनते जाएंगे, ठीक है। तो और फ्रांस से फाइट करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है, नेशनलिज्म वाली यहाँ पे भावना जो है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, ठीक है। तो वही है कि नेशनलिज्म जो है वो एक इसका ब्लेसिंग भी था, इसको यहाँ पे ऊंचाई तक पहुँचाता भी है, और एक टाइप का यहाँ पे कर्स भी बन गया है। लोगों को ज़्यादा खुश, आपको जो आम आदमी होता है ना, उसको आप पूरी तरीके से कभी भी खुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक वो भी चीज़ है। अब यहाँ पे इसका डाउनफॉल शुरू होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतना ऊपर पहुँचता है, एकदम आम आदमी से ये एकदम पूरा ऊपर यहाँ पे पहुँचता है।
ठीक है? और किस तरीके से यहाँ पे इसका जो है क्या इसने 3 ब्लंडर्स किए थे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो देखो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो रहता है ये सबसे मेजर कारण रहता है जिसकी वजह से नेपोलियन का यहाँ पे डाउनफॉल देखा जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो स्लाइड्स हैं ये पहले की हैं, ये इसे देख लेना आप, है ना? अरेंज नहीं कर पाई हूँ मैं इसे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है 1805 में 1805 में क्या होता है, हमने हमने देखा था कि देखो फ्रांस और ब्रिटेन लगातार क्या है कि दुश्मन ही है एक दूसरे के, ठीक है? और ये दुश्मनी जो है काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी, जब तक यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स नहीं शुरू हो जाएंगे तब तक ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो दोनों यहाँ पे दुश्मन ही रहते हैं। हमने देखा 7 ईयर वॉर्स में भी लड़ रहे हैं, उसके बाद भी लड़े हैं, फिर नेपोलियन का यहाँ पे ब्रिटेन में हमने देखा था कि खतरा था कि भाई जो नेपोलियन है अपनी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे इंडिया में जो आपका टीपू सुल्तान था उसको यहाँ पे मदद करने के लिए आएगा, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि वो वाला टाइम है, ठीक है? जब यहाँ पे ब्रिटेन और आपका फ्रांस जो है वो यहाँ पे लड़ते ही रहते हैं, ठीक है? कंटिन्यूसली। अब देखो यहाँ पे 1805 में एक बैटल होती है, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ ट्रैफलगार। इसमें ये क्या होता है कि इसको यहाँ पे पता चल जाता है, ये यहाँ पे लड़ता है ब्रिटेन से, ठीक है? जो आपका ये है नेपोलियन, ठीक है? ये जब लड़ता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, ठीक है? और वो इसको हरा देते हैं, फ्रांस को हरा देते हैं, ठीक है? तो फ्रांस को जब हरा देते हैं तो नेपोलियन को एक बात यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाती है कि भाई मैं ब्रिटेन से डायरेक्ट वॉर में बिल्कुल नहीं जीत सकता, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली दुश्मन तो है ही ब्रिटेन, तो अब ये क्या करेगा? अब ये एक नया ऑल्टरनेटिव मेथड लेके आएगा कि भाई ठीक है मैं तुमसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता लेकिन मैं तुमको कमज़ोर कर सकता हूँ, ठीक है? जिस तरीके से क्या है इंडिया और पाकिस्तान होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, इंडिया से डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकता तो वो क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, टेररिस्ट भेजता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिया जो है वो यहाँ पे परेशान रहे और वीक हो जाए। मेन मोटिव पाकिस्तान का यही रहता है ना कि यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है हमारा लड़ाई नहीं हो, हमारे रिसोर्सेज ड्रेन नहीं हो और इंडिया को है हम हर्ट भी कर पाएँ। उसी तरीके से यहाँ पे नेपोलियन भी जो है वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पे ब्रिटेन को कमज़ोर कर देंगे और हम हमारा जो होगा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी बच जाएगा, ठीक है? तो उस तरीके से यहाँ पे आपका जो नेपोलियन है कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आता है। अच्छा अब देखो ये आपका कॉन्टिनेंटल सिस्टम होता क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे यूके है, ठीक है? यूके सबको पता है एक आइलैंड कंट्री है ना? और आपका यूरोप जो है वो आपका क्या है, यहाँ से नॉर्वे से शुरू होता है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है? फिर रशिया तक ये यहाँ पे जाता है ना? सबको इतना तो पता ही है ना? यूके क्या है, नेवल पावर था। क्यों नेवल पावर था? क्योंकि आइलैंड कंट्री था, ठीक है? तो जो भी आइलैंड कंट्री होती है अगर वो समुंदर से सराउंडेड होती है तो वो यहाँ पे नेवल पावर ऑब्वियसली उसकी एक नीड होगी, इसीलिए तो यहाँ पे जो आपका यूके है वो यहाँ पे नेवल पावर होगा। अब यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये देखो ये करेगा कि पहली बात तो देखो कि यहाँ पे फ्रांस से, नेपोलियन से सब यहाँ पे जो हैं, ये यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोई कन्फ्रंट नहीं करना चाहता इसमें। ये इतना यहाँ पे पावरफुल हो चुका है फ्रांस और नेपोलियन कि यहाँ पे इससे कोई डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहता। जो ये कहता है यूजुअली जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मान जाती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो पंगा ले रहा है, यहाँ पे यूके से पंगा ले रहा है। ठीक है? तो ये अब क्या करता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारा जो यहाँ पे मैं तुमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करते हो, मैं तुमको यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस पहुँचा सकता हूँ। इकोनॉमिक लॉस कैसे पहुँचा सकता हूँ? वो कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे आप अलग ही रहते हो ना, आप तो यहाँ पे क्या हो, आप मेनलैंड से जुड़े भी नहीं हो, आप यूरोप से जुड़े भी नहीं हो, आप तो अलग आइलैंड कंट्री हो। तो और मेरा ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उस पे कौन डोमिनेंट है? उस पे फ्रांस डोमिनेंट है। तो फ्रांस की अगर मैं यहाँ पे सारी इन कंट्रीज से बोलूँगा, यूरोपियन कंट्रीज से बोलूँगा कि तुम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड मत करो,
तो ये लोग मेरी बात मान लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, इस यूके के पास जो यहाँ पे मार्केट था यूरोप में, वो यहाँ पे खो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इसको ये यूरोप का मार्केट मैं यहाँ देने से मना कर दूँगा, फ्रांस जो है देने से मना कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे यूके को इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा यहाँ पे इसके दिमाग में ये आइडिया आता है आफ्टर द बैटल ऑफ ट्राफलगार। ठीक है? तो ये समझ आया कि क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेबी। सॉरी मैम, थोड़ा सा बीच बीच में आवाज कट गया था तो क्लियरली नहीं समझ में आया। एक बार फिर से ब्रीफ में बता दीजिए ना आप। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ ट्राफलगार हुई थी 1805 में, ठीक है? तो ये जब बैटल होती है, ये फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, फ्रांस बहुत बुरी तरह हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। जब यहाँ पे फ्रांस हार जाता है, तो फ्रांस को, नेपोलियन को यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई जो यूके है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है और प्लस यहाँ पे नेवल पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है। इसको मेरे लिए हराना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं इसको तब हरा सकता हूँ जब यहाँ पे ये कमज़ोर हो जाए, इसके पास पैसे ख़त्म हो जाएं, ठीक है? और जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो मैं इस पर अटैक कर दूंगा। ये इसका यहाँ पे मोटिव होता है। तो ये अब कहते हैं कि चलो छोड़ो, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑल्टरनेटिव वे से मैं इसको अटैक करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं यूके को इकोनॉमिकली कमज़ोर बनाने की कोशिश करूँगा। तो इकोनॉमिकली ये कमज़ोर किस तरीके से बनाने की कोशिश करता है, वो कहते हैं कि तुम जो हो यहाँ पे आइलैंड हो, ठीक है? आइलैंड हो, अब तुमको क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट चाहिए, यूरोप, मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ, ठीक है? मैं मेनलैंड से जुड़ा हुआ हूँ, यूरोपियन मेनलैंड से जुड़ा हुआ हूँ, और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं ये सब मेरी सुनती हैं, ठीक है? तो ये कहता है कि ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ का ट्रेड बंद कर देता हूँ इस यूके के साथ, ठीक है? तो क्या होगा, यूके जो है अपना सामान नहीं बेच पाएगा इस यूरोप में। और यहाँ पे जब सामान नहीं बेच पाएगा तो इसको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, और जब नुकसान होगा तो यहाँ पे इसकी वेल्थ जो है यहाँ पे ड्रेन होगी, ठीक है? तो ये इसके मन में आइडिया रहता है, ठीक है? दूसरा ये क्या सोचता है कि ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये कहता है कि मैं इतनी बड़ी नेवी खड़ी कर दूंगा, ठीक है? मैं नेवी यहाँ पे लगा दूंगा कि भाई ये जो है यहाँ पे इसको चेक करता रहूंगा कि यहाँ पे ये सामान नहीं बेच पाए, ठीक है? तो मतलब, और जब भी इसको यहाँ पे मेन लैंड इस कॉन्टिनेंट में आना हो तो उसको मेरी नेवी का सामना करना पड़ेगा। तो उस तरीके का ये क्या कर रहा है, यूके पे ब्लॉकेड लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये समझ आ रहा है इसका आइडिया, ये क्या कहना चाह रहा है कॉन्टिनेंटल सिस्टम में? यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो, आइडिया तो इसने सोचा था कि भाई ये ऐसा करेगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखो ऑब्वियसली हम स्कीम्स जो हैं वो हम बहुत यूटोपियन, बहुत ही आइडियल कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें समझ आता है कि कितना चैलेंजिंग होती हैं चीज़ें ऑन ग्राउंड। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे ये इतने सारे नेवी के लोग कहाँ से लाएगा, इतनी सारी शिप्स कहाँ से लाएगा, है ना? दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया। अगर इसको यहाँ पे पूरा ब्लॉक करना है, ये इस यूरोपियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अगर पूरा ब्लॉक करना है, तो नेवी भी तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, खुद को भी तो पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन इसके पास इतनी सफिशिएंट नेवी नहीं होती है कि ये इस पूरे कॉन्टिनेंट को इनसर्कल कर ले। तो पहला तो आप ये समझ सकते हो कि भाई कहना आसान होता है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है यूके, ये लोग तो हमेशा इतने इतने स्मार्ट थे, इतने कनिंग थे, कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव निकाल लेते थे। ये किसी ना किसी तरीके से तस्करी, स्मगलिंग करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप ये पर्पल वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ग्रेइश पर्पल एरिया देख रहे हो, ये यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट करती थी, किससे? यूके से। और कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे यूके भी यहाँ पे इंपोर्ट करता था इस यूरोप से, ठीक है? अब ये यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नेवी सफिशिएंटली नहीं लगाई, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कंट्री ट्रेड कर रही हैं, पहले कर रही थी, ये यहाँ पे ट्रेड करती रहेंगी इल्लीगली, ठीक है? इल्लीगली मतलब यहाँ पे स्मगलिंग होती रहेगी। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे इसको पूरा अभी एक्सेस मिल रहा है इस मार्केट का, ठीक है? तो इसको नुकसान कैसे पहुँचा सकते हो तुम? नहीं, तो उतना इफेक्टिवली आप नहीं पहुँचा सकते हो, है ना? और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये अब बीच में फंस गई हैं, ठीक है? अब यूके जो है वो भी अपनी एक पॉलिसी ले आएगा, फ्रांस है वो भी एक अपनी पॉलिसी ले आएगा, अब बीच में फंस गई हैं ये, इनको भी यहाँ पे कुछ सामान की ज़रूरत है। तो एक्चुअली दिल से ये सपोर्ट नहीं करना चाहती इस कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट को, क्योंकि ये चाहती है कि हमारा फ्री ट्रेड हो पाए,
आराम से, ठीक है। तो मतलब ये मजबूरी में कर रही है फ्रांस का सपोर्ट, क्योंकि फ्रांस जो है वो अटैक कर देगा, नेपोलियन जो है वो पागल है, वो यहाँ पे कभी भी अटैक कर देता है। तो उस वजह से मजबूरी में ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे नेपोलियन का साथ दे रही हैं, ठीक है। अब आपको 1805 में 1805 और 1806 में एक बहुत बड़ी पावर जो है वो यहाँ पे आज़ाद हो चुकी है। कौन सी पावर है? हमने इससे पहले कौन सा रेवोल्यूशन पढ़ा था? अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन। वहाँ पे कुछ नए आइडियाज़ आ रहे थे, फ्रीडम ऑफ यस मैम। ट्रेड अभी भी एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म के अंडर, यस मैम। कैपिटलिस्टिक आइडिया आ रहे हैं वहाँ पे। अब क्या वो यहाँ पे चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेड हो? नहीं हो, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि भाई हमें फ्रीली एक्सेस दिया जाए। ये जो नेवल लाइन इन्होंने बनाई है, ये फ्रांस ने जो बनाई है, ये इसने यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए तो बनाई ही है, ऊपर से इसने दूसरी न्यूट्रल कंट्रीज़ के लिए भी बना दी है कि अब तुम दूसरे भी, अगर कोई दूसरा कंट्री भी आएगा, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन कंट्री कोई जा रही है यहाँ पे, फ्रांस यहाँ पे यूरोप से ट्रेड करने के लिए, या फिर यहाँ पे अमेरिका आ रहा है या यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो उसको यहाँ पे फ्रांस की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो और फिर यही सेम काम यहाँ पे यूके भी कर रहा है कि अगर यहाँ पे यूएस आ रहा है, इसको यहाँ पे जाना है, तो उसको यहाँ पे डॉक करना पड़ेगा अपना सामान इस यूके के पोर्ट पे। तो ये दोनों क्या है, बिजी हैं आपस में लड़ने के लिए। न्यूट्रल पावर्स भी जो हैं वो यहाँ पे उनको भी दिक्कत हो रही है। यूएस जो है हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सपोर्ट करता है कि ताकि वो आराम से अपना सामान जो है बेच पाए, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे आइडिया जो है चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो यूएस जो है ना, यूएस को यहाँ पे 120 साल पूरे यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब उसका स्टार्ट हो गया है ग्रोथ, खूब सामान बेच के कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बना के अपनी अपना ग्रोथ जो है उनका चालू हो गया है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे अब क्या क्या ये लोग ऑर्डर्स लेके आते हैं। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेपोलियन इंट्रोड्यूस करता है दैट इज मिलान डिक्री, ठीक है। तो मिलान डिक्री जो है यहाँ पे 1807 में यहाँ पे इसको लेके आता है नेपोलियन। इसके अंदर ये क्या बोलता है कि कोई भी न्यूट्रल शिप अगर है, ठीक है, अगर उसने ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो उसका जो शिप है वो जब्त कर लेंगे ये लोग, ठीक है। ये कौन कह रहा है यहाँ पे? फ्रांस कह रहा है, मतलब ये नेपोलियन कह रहा है, ठीक है, कि न्यूट्रल शिप को भी यहाँ पे ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा, और उसका भी हम यहाँ पे शिप जब्त कर लेंगे अगर हमने पा लिया कि ये ब्रिटेन को सामान बेचने आए हैं, ब्रिटेन से सामान खरीदने आए हैं। तो ये जो है एक कानून पास करता है, उसको हम बोलते हैं मिलान डिक्री 1807 में। सेम एक यहाँ पे बर्लिन डिक्री भी आती है, ये 1806 में आती है, ये इससे पहले आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो अभी हमने यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की, ये जो यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे जो डिपेंडेंट हैं इसके यूके के यहाँ पे इम्पोर्ट्स पे, यहाँ पे इसको बोलेगा कि तुम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते फ्रॉम यूके से यहाँ पे जो भी इंपोर्ट रहेंगे उनको प्रोहिबिट कर देगा। ये किसके अंडर आ रहा है? यहाँ पे बर्लिन डिक्री के अंडर आ रहा है, 1806 की ये बात होती है, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड को यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया। अब इसी के रिटेलिएशन में, मिलान डिक्री के रिटेलिएशन में, ब्रिटेन तो चुप बैठेगा नहीं, ठीक है। ब्रिटेन ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी पावरफुल कंट्री, और अमेरिका चला गया तो क्या हो गया, इंडिया तो बचा है ना अभी एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कॉलोनी। तो ऐसे तो पैसे इनके पास अभी ख़त्म हुए नहीं है, खूब अभी ये अमीर है ना। तो ब्रिटेन क्या करेगा, इसको रिटेलिएट करेगा। वो क्या करेगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि उसको पोर्ट पे यहाँ पे डॉक करना पड़ेगा, कोई भी अगर यहाँ पे यूरोप में जा रहा है तो उस ये भी एक काउंटर ऑर्डर पास करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर इन काउंसिल, 1807 की ये बात है। इसमें ये क्या कहता है कि अभी मैंने बात किया कि यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल कंट्री, मान लो कि यूएसए अगर यहाँ पे जाना चाहती है, कहाँ पे, इस जगह पे, यूएसए यहाँ पे यूरोप में जाना चाहती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यूके में पहले अपना सामान जो है उसको डॉक करना पड़ेगा, ठीक है। सो न्यूट्रल्स मस्ट स्टॉप इन ब्रिटिश पोर्ट्स बिफोर एंटरिंग द कॉन्टिनेंट्स वेयर दे कुड लोड अप सम ऑफ देयर ओन गुड्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ब्रिटेन इसको रिटेलिएशन में ये मेजर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ब्रिटेन कह रहा है कुछ और नेपोलियन कह रहा है कुछ, बीच में फंस गए हैं यूरोपियन नेशंस, ठीक है, कि हम अब किसका करें। यहाँ पे हमें बाहर से सामान मंगाना है, हमें ये लाने नहीं दे रहे हैं, ना हमें ये एक्सपोर्ट करने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इशू यहाँ पे खड़ा हो गया है, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट एंटी हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए उसमें नहीं रहेंगी।
ओके, अब इसीलिए ये जो प्लान रहता है ये यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रेड एक्चुअली कभी ब्लॉक हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे स्मगलिंग यहाँ पे चलती रहेगी, ना इनके पास इतनी सारी यहाँ पे नेवी है जो ये इस पूरी लाइन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी। दूसरा, यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे चलती रहेगी इन दोनों के बीच में। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो डेनमार्क न्यूट्रल स्टेट्स है ये, और आपका जो यूएसए है ये यहाँ पे असर्ट कर रहे हैं अपने आप को राइट टू फ्री ट्रेड। ठीक है, तो ये फेल क्यों हो रहा है उसके रीजंस हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ काउंसिल के अंडर इंग्लैंड ने ही ब्लॉकेट लगा दिया यूरोप पे कि भाई तुम हमें करो परेशान, हम भी तुम्हें करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज आपस में फिर परेशान हो जाएंगी। ठीक है, हमारा तो तुम क्या बिगाड़ पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है फ्रांस जो है खुद यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है, इतना इतना यहाँ पे कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्या है एक अलग करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा क्या है कि फिजिकली ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर नेपोलियन टू इन्फोर्स इट, इतनी नेवी इनकी थी नहीं। ओके, स्मगलिंग होने लगी थी। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है, जो यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स जो थे वो यहाँ पे ऑटोमन्स के थ्रू, जो ऑटोमन एम्पायर के जो यहाँ पे पोर्ट्स थे ना, वहाँ से आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको रास्ता तो मिल ही गया है यूरोप में एंटर करने के लिए। ऑटोमन वाला एम्पायर कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी के पास है ना, तो वहाँ से इनके पूरा ये जो है ट्रेड यहाँ पे शुरू हो गया है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि जो पोप है उन्होंने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिटिश ये पोप रिफ्यूज टू क्लोज हिज पोर्ट टू ब्रिटिश ट्रेड एनेक्स्ड बाय द नेपोलियन ऑफेंडेड बाय सेंटिमेंट ऑफ द कैथोलिक। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो यहाँ पे कैथोलिज्म था उसको यहाँ पे नेपोलियन ने सपोर्ट किया था। नॉमिनल हेड यहाँ पे पोप को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे पोप जो है ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम अपना ब्रिटिश ट्रेड जो है वो यहाँ पे नहीं रोकेंगे, हम ब्रिटिश से ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, उस वजह से आपका क्या होता है, ये पोप और नेपोलियन के बीच में भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। ठीक है, समझ आए ये। और ये जो है यस एनेक्स मैम। कर लेता है, इस यस पोर्ट को मैम। भी एनेक्स कर लेता है नेपोलियन जाके। तो यूजुअली ऐसा क्या है कि इतना गर्म दिमाग का है कि इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये जाके उससे लड़ाई करने लगता है। इस यूरोपियन नेशंस इसकी बात मान ही नहीं रहे, वो यहाँ पे ट्रेड रोक ही नहीं रहे। दूसरा, स्पेन जो है यहाँ पे मना करेगा तो स्पेन के ऊपर ये वॉर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी कोई यहाँ पे कंट्री यहाँ पे वॉर करेगी तो भी उस पे यहाँ पे ये जाके यूरोपियन कंट्री पे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देगा। अब आप समझ रहे हो कि कहाँ ये यहाँ पे यूके को यहाँ पे बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे क्या करेगा, नेपोलियन एक वॉर स्टार्ट्स कर देगा। है ना, यहाँ पे जो भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे मना करेगी, इस कॉन्टिनेंटल कोड यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट को फॉलो नहीं करेगी, उससे ये क्या करेगा, लगातार जाके लड़ाई करने लगेगा। अब लड़ाई तो ऐसा तो नहीं है ना कि लड़ाई यहाँ पे आपका फ्री में हो रही है, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज चाहिए, वहाँ पे आपको आर्मी चाहिए। ठीक है, तो आर्मी भी जो है वो यहाँ पे परेशान होगी कि भाई ये क्यों यहाँ पे ज़बरदस्ती आप हमें यहाँ पे लेके जा रहे हो और हमसे वॉर करवा रहे हो। प्लस आपका क्या होगा, आप जब यहाँ पे अपने पड़ोसियों से वॉर करोगे तो ये पड़ोसी आपके जो हैं ये आपके भले थोड़ी रहेंगे, मतलब ऑब्वियसली क्या रहेंगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। है ना, तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जो एक आपने डोमिनेंस क्रिएट की थी, अब आप ज़बरदस्ती इन लोगों से वॉर लड़के क्या कर रहे हो, आप अपने दुश्मन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यूजुअली क्या होगा कि यहाँ पे सबसे लड़ लड़ के, मतलब ये थोड़ा सा ये मतलब ये बहुत ही इमेच्योर स्टेप है कि यहाँ पे ये लड़ रहे हैं और सबको अपना दुश्मन बना रहे हैं। और जैसे जैसे औरंगज़ेब ने किया था, औरंगज़ेब क्या करता था, कोई यहाँ पे कोई रिबल यहाँ पे कोई खड़ा होता था, उसमें किसी भी स्टेट में जाके अगर वो मुग़ल एम्पायर को नहीं मानते थे तो वो क्या करते थे, वहाँ पे जाके लड़ाई करने शुरू कर देते थे। है ना, मुग़ल्स मतलब औरंगज़ेब जो था वो उसी चक्कर में वहाँ पे क्या हो गया कि औरंगज़ेब का पूरा जो ट्रेजरी था वो यहाँ पे खाली हो गया था मुग़ल एम्पायर का। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नेपोलियन का भी यहाँ पे ट्रेजरी यूके का खाली करने वाला था, लेकिन खुद का ट्रेजरी खाली करा जा रहा है। तो यू थिंक दिस इज़ अ मैच्योर थिंग, मतलब आपको लगता है कि ये मैच्योर पॉलिसी है? नो मैम। नो मैम। है ना, आप तो थोड़ा-सा आपको इसको सोचना चाहिए था कि भई नहीं, कैसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये इन लोगों को कोशिश करता कि ठीक है आप कर लो, आप फ्री ट्रेड कर लो, तो
एक तरीके का यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉर की वो नहीं होती, ठीक है? तो पहली बात तो ये देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको यहाँ पे ब्लॉकेड लगा पाओ, ट्रेड तो करेंगे ही, ठीक है? अब दूसरा देखो खुद क्या कर रहा है ये सबको रोक रहा है, स्पेन से वॉर कर रहा है लगातार, लेकिन ये खुद क्या कर रहा है? ये खुद एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन को। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि ये अभी भी कंटिन्यू क्यों कर रहा है? ब्रिटेन को एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? खाना जो है, ग्रेन्स जो है, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई गेस करो कि क्यों कर रहा होगा ये एक्सपोर्ट? कोई एक गेस, वाइल्ड गेस करना चाहेगा? मैम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अ, देखो इसके मैम दिमाग ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं इतने मैम हाँ। मैम वो इनडायरेक्टली ऐसा मतलब कर रहा था कि वो मतलब कि इनडायरेक्टली जो मतलब क्या बोलते हैं जो फ्रेंच था वो हुँ। मतलब ये ब्रिटेन पर इनडायरेक्टली मतलब वो ऐसा तो लग रहा था कि वो मतलब उसका एनिमी है, बट वो इनडायरेक्टली ऐसा दिखाना चाह रहा हुँ, था कि हुँ, मतलब कि वो ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई हुँ। वार वार जो होता था वो मतलब वो ऐसा नहीं वो माने। अच्छा, देखो मैं इसका एक बहुत सिली सा रीज़न बताती हूँ। इसने सोचा था मतलब ये अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहा था, ये सोचता था कि क्या है कि यूरोप जो है ऑब्वियसली ब्रिटेन जो है वो आपका 3G की पॉलिसी से चल रहा है ना? गॉड ग्लोरी और तीसरा क्या था? और गोल्ड, है ना? तो 3G की पॉलिसी से यूरोप जो है आपका चल रहा है, ब्रिटेन भी चल रहा है कि भई हम अपना ये 3G वाला पॉलिसी अपनाएँगे और ये नेपोलियन क्या सोचता है? ये सोचता है कि हम क्या करेंगे, हम ग्रेन्स बेचेंगे ब्रिटेन को, जिसके ऊपर यहाँ पे ये डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। और ग्रेन्स क्या बेचेंगे, हम इसको बहुत ही हाई प्राइसेस में बेचेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में। इससे क्या होगा कि ये हाई प्राइस देते-देते जो ब्रिटेन है यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसने सोचा कि बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इसके पास खाने के लिए ख़त्म हो जाएगा और खाने के लिए जब ख़त्म हो जाएगा तो ये मेरे आगे आके झुक जाएगा कि हमें और सामान दे दो और हम फिर इसे मना कर देंगे। तो आप सोच रहे हो इसकी कैसे बदले की भावना, कितनी सिली सी बदले की भावना है ना? एक तो ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगा रहा है बिना आर्मी, बिना नेवी के, ठीक है? जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये सोच रहे कि हम इनको ग्रेन्स बेचेंगे बहुत हाई दाम पे और ग्रेन्स बेचेंगे तो इनके पास क्या होगा, ये जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड है ये कम हो जाएगा, ग्लोरी भी कम हो जाएगी इसी कारण, ठीक है? और ब्रिटेन एम्पायर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होने लगेगा, वीक हो जाएगा। फिर हम जाके आराम से अटैक कर देंगे। तो ये समझ आया कि ये ये क्यों ऐसा करना चाह रहा है। एनीवेज़ ब्रिटेन तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे ही नहीं उन्होंने दुनिया में कंट्रोल किया था, बहुत ही चालाक है। ब्रिटेन यहाँ पे क्या करेगा, जब तक वो यहाँ पे हाई दाम में यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा है फ्रांस से ये ग्रेन्स जो हैं, ठीक है? ये यहाँ पे क्या करेगा ब्रिटेन, यूके यहाँ पे अपने बाकी के एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं, उनको यहाँ पे कम कर देगा। बहुत ही इकोनॉमिकली यहाँ पे अपनी कंट्री को चलाएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा खर्चे जो होंगे, प्लस ऑब्वियसली आपकी कॉलोनी है, क्या नाम है इसका? इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से इंडिया से बराबर चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर ये ग्रेन्स यहाँ पे बेचेंगे हाई दाम पे तो ब्रिटेन को यहाँ पे कंपनसेट करना नहीं आता है? वो यहाँ पे अपने फालतू के खर्चे कम कर देंगे, है ना? और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने फालतू खर्चे कम कर दिए और यहाँ पे इंडिया को और एक्सप्लॉइट करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ का भी यहाँ पे असर नहीं होता है, ठीक है? और ये चीज़ पूरी फ़ेल हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो कमज़ोर कहीं से नहीं होता, उल्टा फ्रांस जो है यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है और इसके साथ यहाँ पे गलत मैसेज जाता है यूरोप को भी कि भई आप तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप तो पैसा कमा रहे हो हाई प्राइसेस पे बेच के, तो आप हमें क्यों प्रिवेंट कर रहे हो? तो लोग क्या रहेंगे, कंट्रीज़ जो रहेंगी इसकी पॉलिसी को यहाँ पे सीरियसली नहीं लेंगी, ठीक है? समझ आया? यस मैम। ओके। मैम ओवरऑल पीस हम भी रहे थे इसमें हम तो बिल्कुल पिस रहे थे, हम कमज़ोर थे ना इसीलिए, कमज़ोर ही पिसता है। मैम हुँ। इसमें इंडिया का बात मतलब कहाँ से आया? इंडिया का क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी है ना इंडिया, तो यहाँ पे अगर ब्रिटेन को कहीं से भी नुकसान हो रहा है, चाहे वो अमेरिकन कॉलोनी लूज़ करने पे हो रहा है, चाहे वो फ्रांस के साथ युद्ध लड़ने पे हो रहा है, उसका वो कंपनसेशन जो है वो कहाँ से करता है? वो इंडिया से करता है क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही साउंड कॉलोनी है, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, आगे 100 ड 150 साल में भी नहीं छोड़ेगा,
ठीक है? तो आराम से अभी इंडिया को यहाँ पे होल्ड करे हुए 1800 यहाँ पे ये 18 शुरू के 1800 की बात हो रही है। तो इंडिया का अभी पूरा बढ़िया से चल रहा है, कंसोलिडेट कर ही रहे हैं इंडिया में, ठीक है? तो ये जो है यहाँ से पैसा ले लेंगे इंडिया से एक्सप्लॉइट करके, ठीक है? तो ब्रिटेन का हो गया ये किस्सा। एक चीज़ मैं आपको और बताने वाली थी और मैं भूल गई। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो मैम। ओके, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका पहला यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे नेपोलियन का अब डाउनफॉल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बहुत फेमस भी हो गया था बेचारा, ठीक है? ओके, अच्छा हाँ, मैं एक आपको ये बता रही थी कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर यहाँ पे फ्रांस को ब्रिटेन को हराना था तो यहाँ पे जो ये ग्रेन के ऊपर डिपेंडेंस थी ब्रिटेन की फ्रांस के ऊपर, अगर ये यहाँ पे हाई मतलब पैसे का अगर लालच नहीं दिखाता और वो इस तरीके से नहीं सोचता कि भाई जो ब्रिटेन है यहाँ पे हाई अमाउंट नहीं पे कर पाएगा, इनको इकोनॉमिक लॉस होगा और फिर ये इवेंचुअली जो है ब्रिटेन को कमज़ोर कर देंगे। अगर ये यहाँ पे ये ग्रेन्स को नहीं एक्सपोर्ट करते, अगर ये अपने ऊपर भी एक्सपोर्ट बैन लगाते, तो ब्रिटेन जो है उस टाइम बहुत इफ़ेक्ट होता, ठीक है? लेकिन इन्होंने यहाँ पे ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बैन नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे ग्रेन्स को कंटिन्यू करता रहा एक्सपोर्ट करने के लिए और ब्रिटेन ने उस टाइम पे एडजस्ट कर लिया बहुत ही वाइसफुली। अगर ये लोग हाई दाम पे भी यहाँ पे ग्रेन्स को ब्रिटेन में नहीं बेचते, तो ब्रिटेन यहाँ पे मजबूर हो जाता, ठीक है? तब जाके ये यहाँ पे झुक सकता था फ्रांस के आगे। लेकिन यहाँ पे नेपोलियन की ये गलती है कि यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू करा इस यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का यहाँ पे एक्सपोर्ट है उसको करने में, ठीक है? तो एक ये नैरेटिव भी हिस्टोरियंस जो हैं यहाँ पे देते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे अगर आपको सच में ब्रिटेन को कमज़ोर करना था तो आपको यहाँ पे उनके स्ट्रेटेजिक एरिया में उनको हर्ट करना चाहिए था। अभी भी हम बात करते हैं ना कि हम एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जब करते हैं तो स्ट्रेटेजिक स्टडी में हम क्या देखते हैं, हम उस कंट्री की कमज़ोरी को एनालाइज करते हैं कि अच्छा ठीक है, चाइना का जो डिपेंडेंस है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का में है, सारा तेल उसका कहाँ से जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जा रहा है। तो अगर इंडिया ने यहाँ पे अंडमान निकोबार के तहत अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय कर दी तो कभी भी वॉर के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे इसको पूरा यहाँ पे इसके ऑयल को ब्लॉक कर सकते हैं हम, है ना? चाइना के इसको, तो ये एक क्या है, एक कमज़ोरी होती है हर कंट्री की। तो अगर आप उस कमज़ोरी पे मैम यहाँ बेसिकली देखा जाए तो ये तो फ्रेंच हेल्प कर रहा था इनडायरेक्टली, उनको क्योंकि लगा कि उसको भाई पता हम ही नहीं उसका चल पाया, वो खजाना लोग खाली कर देंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में यस यस मैम। मैम वो लोग अपना खुद पर ध्यान देने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, वो ग्रो करते गया और जो पेट भरने के लिए जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था तो वो तो फ्रांस दे ही रहा था। बिल्कुल, और ऊपर से उसके पास कॉलोनी है भाई, वो वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसको यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा कम कर पाते वो इंपोर्ट बाकी जगह से, लेकिन ऐसा, और प्लस यहाँ पे ब्रिटेन जो है ना, इसके पास ये क्या कर रहा है, ये इंडिया से ट्रेड कर रहा है, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा है इंडिया में जाके यहाँ पे महंगे दाम पे बेचता है, और प्लस यहाँ पे यूएसए से भी ट्रेड कर रहा है। तो आप यूरोप से इसको रोक दो ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूएसए से इसका ट्रेड चल रहा है, इसका इंडिया से ट्रेड चल रहा है, और जगह से भी इसका ट्रेड चल रहा है ना, तो इसका ट्रेड तो रुक नहीं रहा है, ये तो यहाँ पे बराबर पावरफुल होता जा रहा है। अनाज की बस बात थी, अनाज जो है वो यहाँ पे हाई दाम पे खरीद ले रहा है, ठीक है? अगर यही तुम नहीं एक्सपोर्ट करते तो यहाँ पे कुछ बात बन सकती थी नेपोलियन की, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं, ये इनका स्ट्रेटेजिक यस मैम, फेलियर है। क्योंकि इंडिया भी तो कॉलोनियल थी, बट वहां से वो लोग इंडिगो और बाकी सब चीज मंगा रहे थे, बट एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ज्यादा तो वहां जाता ही नहीं था। तो हाँ। अगर देखा जाए तो वो सेकंड वाला जो हिस्टोरियंस थे, जो सेकंड टाइप के थे, जो बोले कि नहीं देना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता। हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये आपका फिर इशू है, ठीक है? अब देखो एक, अब ये तो हम ये सबको पहला ट्रबल समझ आ गया ना, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड है, क्यों फेल हो गया, क्या ये पॉलिसी थी, इससे क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं, ठीक है? कि व्हाट वाज कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ यूरोप एंड व्हाट ऑफ नेपोलियन एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन अदर एरियाज, इंडिया पे या यूरोप पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है ये कोड्स जो हैं, ये 2-3 कोड्स हैं, इनको याद कर लेना।
सो दैट मतलब ये आप रीज़न बता पाओगे कॉन्टिनेंटल सिस्टम में इसने क्या-क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? तो ये 2-3 कोड्स हैं, आई थिंक इसमें कोई ट्रबल नहीं रहेगा इसको याद करने में। ओके। और बाकी मैंने कांसेप्ट तो समझा दिया है, तो इसको यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने बीच में देखा कि भाई जब स्पेन जो है यहाँ पे बात नहीं मानता है इनकी कि ये अपना पोर्ट बंद नहीं करता और यहाँ पे यूके का सामान जो है आता रहता है, तो यहाँ पे इस एक थर्ड सेकंड ट्रबल इनका शुरू हो जाता है। एक ट्रबल कॉन्टिनेंटल वाला ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा ट्रबल यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पेनिश ट्रबल, ठीक है? तो वैसे तो क्या है कि स्पेन जो है यहाँ पे क्या है, इसका एलाय है, फ्रांस का एलाय है, ठीक है? तो जब एलाय होता है तो उससे एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो यहाँ पे ये एलाइड कंट्री है ये जो बोलेगी स्पेन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्पेन है यहाँ पे ऐसा नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फर्डिनेंड एपिसोड होता है। अ, जो यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, इसका जो भाई है, ये नेपोलियन का जो भाई है, ठीक है? ये जो था ये यहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है? फ्रांस में ये रह रहे होते हैं और यहाँ पे ये काफ़ी करप्ट हो या फ्रांस में कह रही हूँ, सॉरी, स्पेन में यहाँ पे ये रह रहे होते हैं, ठीक है? अब जब स्पेन में यहाँ पे रह रहे होते हैं ये जो इसका भाई होता है, ठीक है? तो ये काफ़ी करप्ट होता है, ये जो यहाँ पे शासन कर रहा है स्पेन में, ठीक है? अब यहाँ पे स्पेन के लोगों में क्या है, बहुत नेशनलिज्म की भावना इसके खिलाफ जागने लगती है, ठीक है? इसको ये मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेनिश नेशनलिज्म उस टाइम बहुत हाई होता है जब यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे अटैक करने की सोच रहा है स्पेन पे, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो राजा है स्पेन में उससे, ठीक है? तो और वो राजा कौन है, वो यहाँ पे इसी का भाई है, ओके? और बहुत ही करप्ट है वो, बहुत लोगों पे अत्याचार कर रहा है वो। तो लोग जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी नेशनलिस्टिक यहाँ पे हो चुके हैं और अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही यहाँ पे फ्रांस जो है स्पेन पे अटैक करेगा, यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे और वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर करके, ठीक है? गुरिल्ला वॉरफेयर कब होगी, जब लोगों को यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर किसी को पता है कि क्या होती है? बहुत ही फेमस है, बताओ कोई अगर पढ़ा है तो। अभी अफगानिस्तान के केस में या फिर मराठास के केस में। मैम जब अचानक से कोई मिलिट्री अटैक कर देता है एकदम ताबड़तोड़, तो उस अटैक को गुरिल्ला अटैक या गुरिल्ला वॉर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा अफगानिस्तान में देखा है ना कि कितना कितना यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं अफगानिस्तान में। तो आपके तालिबान वाले क्यों उसको यहाँ पे रशिया इन्वेड करता है और आपका यूके इन्वेड करता है, तो क्यों यहाँ पे तालिबान वो अफगानिस्तान में यहाँ पे कोई शासन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, उनको यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी जो है यहाँ पे पता है। और यहाँ पे जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, आप यहाँ पे कितना भी, ये पहली बात तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं वो बहुत ही प्रो होते हैं इन एरियाज़ में रहने के लिए। उसी प्रकार से डेक्कन एरिया में हमने देखा था, यहाँ पे भी बहुत सारे प्लाटूज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, तो लोग जो हैं अपने आप को एम्पावर करके इस मुश्किल टेरेन में डेक्कन एरिया में रहने के लिए आदत डालते हैं, वो थे मराठास। तो क्या करते हैं, वो वॉरियर स्किल्स जो हैं वो सीखते हैं, यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी करके यहाँ पे पूरे उससे गो थ्रू होते हैं कि भाई हमें अपने आप को छुपने में कैसे यहाँ पे माहिर करना है। वही सेम चीज़ चाइनीज़ रिवॉल्यूशन में भी हम देखेंगे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसे है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि यूएस का जैसे ही यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे कोई मिलिट्री गाड़ी बस जा रही है, कोई जीप जा रही है, तो ये क्या करते थे तालिबान वाले, ऊपर से पहाड़ पे से छुप के ऊपर से क्या करेंगे, इसके ऊपर बम फेंक देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से जाके भाग जाएंगे, छुप जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, मतलब छुप के वॉर करना, यहाँ पे वार करना, जो आपका ओपोनेंट होता है उसके ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? गुरिल्ला वॉरफेयर में आप जो आपके नक्सल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो आपके जो सीआरपीएफ के जो यहाँ पे जवान होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, छुप के जब हमला करते हैं, है ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होता है गुरिल्ला वॉरफेयर में, आप छुप के करते हो, उस मुश्किल टेरिटरी, मुश्किल ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाते हो, कहीं छुप जाते हो, ठीक है? तो गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं पॉसिबल है जहाँ छुपने की जगह होती है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो प्लाटूज़ हो, है ना?
आपके जो जो पहले डाकू वाली भी प्रॉब्लम होती थी, वो लोग क्या होते थे, जंगल में जाके छुप जाते थे, फिर गुरिल्ला अटैक करते थे, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ पे अगर हम इंडिया में भी यहाँ नक्सलिज़्म नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो वो किस वजह से नहीं ख़त्म कर पाते हैं? एक तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत मुश्किल मतलब ये जाके छुप जाते हैं, चाहे आपका फॉरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो या पहाड़ हो, इनको ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या होता है, ये आम आदमी में जाके मिल जाते हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन से यहाँ पे अलग करना बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज़, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्पेन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब स्पेन पे अटैक करते हैं, तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट होता है, लोग अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे पूरा गुरिल्ला वॉरफेयर करके फ्रांस को यहाँ पे हरा देते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से फ्रांस को बहुत नुकसान पहुँचता है, ठीक है? ऑब्वियसली जब कंटिन्यूअसली अब आप वॉर हारते जाओगे, आपने यहाँ पे ब्रिटेन से वॉर हारी थी 1805 में ट्रफलगार में, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रेड में यहाँ पे लगातार लॉस कर रहे हो, कंटिन्यूअसली वॉर लड़ रहे हो, है ना? स्पेन से भी वॉर लड़ रहे हो, तो यहाँ पे इनका बहुत नुकसान होता है। प्लस अच्छा खासा इनका एक एलाय था, वो भी यहाँ पे चला जाता है, ठीक है? समझ आया ये? यस मैम। ओके, ओके, ठीक है। अब तीसरा ब्लंडर ये क्या करता है? तीसरा ब्लंडर ये करता है, यहाँ पे इसका हमेशा से एक एम्बिशन था वहाँ पे एक्सपैंड करने का, ठीक है? रशिया वाले साइड पे, ठीक है? अब देखो ये क्या करता है वहाँ पे, रशिया ये बहुत ही सबसे खराब डिसीजन इसका ये रहता है कि ये रशिया पे अटैक करने की सोचता है, ठीक है? विच बिकम्स द ग्रेव यार्ड ऑफ नेपोलियन। यहाँ पे इसी इवेंट के बाद इसको यहाँ पे इसका मरने की स्थिति आ जाती है, ठीक है? ओके। अच्छा, उसमें भी यहाँ पे कुछ बहुत पर्सनल होता है कि यहाँ पे अ, जो नेपोलियन है, यहाँ पे ये किसी से शादी करना चाहता था दोबारा से, ठीक है? और ज़ार अलेक्जेंडर ज़ार जो है वो यहाँ पे रशिया में होता है। तो ये क्या करता है नेपोलियन, ये यहाँ पे पता नहीं उसकी शायद बेटी के लिए या किसी के लिए यहाँ पे रिश्ता माँगता है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट बहुत कम होती है और उस वजह से क्या होता है कि उसको मना कर दिया जाता है, ठीक है? तो एक ये इवेंट हुआ था कि भई ये रशिया से बहुत चिढ़ा हुआ था उस समय से ही एक बारी, कि जब इसको मना कर दिया गया था, ये शादी नहीं कर पाता है वहाँ पे। ज़ार जो है, ज़ार से ये बहुत चिढ़ा हुआ होता है, ठीक है? तो इसके यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे मतलब और भी यहाँ पे जो है, ये हमेशा चाहता था कि ये अपना इन्फ्लुएंस जो है, वो यहाँ पे रशिया में अपना बढ़ाए, ठीक है? तो इस वजह से क्या करता है कि ये अपना तीसरा ब्लंडर यहाँ पे कमिट करता है और ये क्या करता है, यहाँ पे एंटर कर जाता है रशिया में, अटैक कर देता है, ठीक है? अब आपको पता है कि रशिया में किस टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है? किस टाइप का क्लाइमेट होता है? साइबेरियन क्लाइमेट होता है। साइबेरियन क्लाइमेट में आपके पास -40 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर जो है पहुँच जाता है वहाँ पे रहना आसान नहीं होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे अब इतनी सारी आर्मी को लेके, आप 4 लाख आर्मी को लेके चले जाओगे कहाँ? रशिया में चले जाओगे, ठीक है? तो रशिया को तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप इनको यहाँ पे इनका सप्लाईज़ कट कर दो, है ना? और प्लस यहाँ पे इनको ये ठंड से ही मर जाएँगे आर्मी। आपको याद है कि जब मेडिवल हिस्ट्री में जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ठीक है? वो क्या करता है, वो भी एक्सपेडिशन करता है, वो कश्मीर वाले साइड पे जाता है, ठीक है? एक्सपेडिशन करता है और अपनी आर्मी को वो वहाँ पे ठंडे वाले एरियाज़ में लेके जाता है। कराचिल एक्सपेडिशन था शायद, उस पे वो लेके जाता है और जो आर्मी होती है उसके पास प्रॉपर यहाँ पे बूट्स और वो सब नहीं होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं कि वो ठंड में सरवाइव कर पाएँ। तो उसकी वजह से क्या होती है, आर्मी जो है वो पूरी परेशान हो जाती है, मर जाती है, फिर वापस आता है तो तुगलक से काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भई फालतू में तुम चले गए वहाँ पे और आर्मी जो है बिना उसके सेफ्टी चीज़ों के आपने उसको मरवा दिया। सेम यहीं पे आप देख सकते हो कि इसीलिए ज्योग्राफी की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए आपकी जो एनिमी कंट्री है, आपको कभी अटैक करना हुआ तो उसकी ज्योग्राफी क्या है। इसीलिए आपको अपनी एनिमी कंट्री के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफी, उसकी इंटरनल पॉलिटी किस किस तरीके से चलती है। अगर आप यहाँ पे मतलब उसको एनिमी कंसिडर करते हो तो एनिमी का तो बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है?
फिर यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो आपका इन्वेड कर देता है ये जाके 1812 में। और रशियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। ज़ार अलेक्जेंडर जो होता है वो यहाँ पे बहुत स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो है वो यहाँ पे अपनाता है, ठीक है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक तो यहाँ पे ठंड है, बैटल ऑफ लिप्जिग बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ लिप्जिग, ठीक है। ये क्या चल रहा है अभी, फ्रांस के बीच में और रशिया के बीच में ये बैटल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इन्वेड कर चुका है ये, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे ये जो बैटल होगा, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो एरिया है ये जलाते जाएंगे। कौन जलाते जाएंगे, रशियन ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे इस एरिया को जलाते जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, जिस ये आपका मान लो कि ये यहाँ पे क्या है, रशिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये नेपोलियन आ रहा है, ठीक है। तो रशियन आर्मी को जैसे ही पता चलता है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब रशियन आर्मी जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये फ्रंट बन गया लड़ाई का, है ना। अब इस फ्रंट में जब यहाँ पे बैटल ऑफ लेप्जिग हो रही है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेपोलियन जो है यहाँ पे बराबर लड़ रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये रशियंस पीछे को जाएंगे वो क्या करेंगे, ये एरिया को जलाते हुए जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, ठीक है। अब जैसे जैसे नेपोलियन यहाँ पे आगे बढ़ेगा, इसको यहाँ पे कुछ भी सप्लाई नहीं मिल पाएगी, ये कोई शहर को कब्जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे जो मिलेगा, ना लोग मिलेंगे इसे, ना इसे यहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे, ना इसे खाना मिलेगा, ना इसे कुछ मिल पाएगा। तो ये यहाँ पे रशियंस ये स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेपोलियन कितना आगे आ पाएगा। हाँ जी बेबी। सॉरी मैम, मैम जैसे वो अपने ही टेरिटरी को अगर जलाते जाएंगे तो उससे रशिया को नुकसान नहीं हुआ था। रशिया अपने लोगों को खाली करवा लेगा ना, वो यहाँ पे उनको बता देगा कि भाई यहाँ पे हम अभी ये जो है इस एरिया को जलाने वाले हैं। अब रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की, तो इतना नुकसान नहीं होगा। और प्लस यहाँ पे कितनी अंदर आ पाएंगे ये, उससे पहले ही मर जाएंगे ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको नुकसान झेलना पड़ा तो वो उन्होंने झेल लिया, एक बहुत बड़ी कंट्री तो है रशिया। यस मैम। तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई। शुरू में गए यहाँ पे फ्रंट पे जाके रोका, फ्रंट पे जाके बैटल लड़ी, धीरे 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 रिट्रीट किया, वहाँ पे इस अर्थ को यहाँ पे जलाते गए और रिसोर्सेज को ख़त्म करते गए, ठीक है। और रिसोर्सेज को ख़त्म किया ताकि जो दुश्मन है उसको हाथ ना लग जाए, जो रिसोर्सेज हैं खाना वाना जो भी है वो उसके हाथ ना लग जाए। अब यहाँ पे जैसे ही क्या होता है कि ये अभी जो है गर्मी के टाइम पे इन लोगों ने अटैक किया था। वॉर लड़ते लड़ते इन लोगों ने जब यहाँ पे इसको फ्रंट पे घेर लिया है, इस फ्रंट पे पूरा ये घेर लिया है और ये यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, अब आ जाएंगी विंटर्स, ठीक है। अब विंटर्स आ जाएंगी, अब इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे विंटर्स ही इन सारे आर्मी को मार देगी, ठीक है। तो इतनी ठंड अगर -40 डिग्री सेल्सियस पे आर्मी यहाँ पे रहेगी और प्लस इनको यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, इनको यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप मर जाएंगी। यहाँ पे रशिया को कुछ करना ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे जो है ये लोग, बहुत सारी आर्मी जो है यहाँ पे मर जाती है ठंड के मारे ही, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हुई थी कि वो यहाँ पे एक्सपेडिशन पे चला जाता है, उसकी आर्मी जो है ठंड से ही मर जाती है, लड़ने से कम ठंड से ज़्यादा मर जाती है, ठीक है। और यही सेम कुछ कहानी हिटलर के भी टाइम पे है कि भाई रशिया को जो है आप ठंड के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं अटैक कर सकते हो, और अगर आप अटैक करोगे तो ठंडा मौसम है उसका आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही रशिया में एंटर करते हैं तो इनको ठंडी यहाँ पे मिल जाती है, पूरा यहाँ पे इतना ये लोग इतना लड़ते हैं कि ये ठंडे मौसम तक लड़ाई जो है खिंच जाए रशियंस। तो रशियंस वो वेरी स्मार्ट, ठीक है। समझ आ गया ये। यस मैम। अब ये पूरा जब बैटल ऑफ लेप्जिग जो है यहाँ पे ये पूरा हार मान लेता है, बहुत इसका मोराल जो है यहाँ पे टूट जाता है नेपोलियन का। और फिर ये जो है इसको सेंट एल्बा यहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है, कि अब संन्यास ले लो, ठीक है, और आराम से रहो और छोटी सी आर्मी यहाँ पे रख लो। और तो इसको यहाँ पे इसका पूरा मोराल तोड़ के यहाँ पे नेपोलियन का एल्बा में इसको एग्जाइल कर देते हैं कि आराम से जाके वहाँ पे रहो, ठीक है।
प्लस यहाँ पे रशियंस का साथ ब्रिटिशर्स भी ले देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि इसने कितने दुश्मन बना लिए हैं। प्रशिया जो है वो भी दुश्मन बन गया था, जो उसका पड़ोसी था। फिर आपका जो ब्रिटेन था वो तो दुश्मन था ही, वो भी रशिया का साथ देने लगते हैं इस बैटल ऑफ लेप्जिक में। कंबाइंड बैटल होती है ओवरऑल ये, ठीक है। लास्ट में मतलब ये कंबाइंड हो जाती है, 3 पावर्स यहाँ पे मिल जाते हैं और ये ओवरऑल इसको यहाँ पे डिफीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया ये? यस मैम। ठीक है, अब ये एल्बा में चला गया है। एल्बा में फिर ये अभी इसके आखिरी 100 डेज जो हैं यहाँ पे इसके बचते हैं। ये थोड़ी सी अपनी हिम्मत जुटाता है, ये कहता है कि मैं अपनी आर्मी जो है इसको रेस करूँगा, ठीक है। छोटी सी आर्मी ये रेस करता है और यहाँ पे फिर जो है ये दोबारा से इसको हराया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। सबको पता होगा बैटल ऑफ वाटरलू जो है बहुत फेमस है ना, बेल्जियम में। ये नेपोलियन जो है यहाँ पे पूरा वापस चला जाता है, एल्बा से ये जो है वापस चला जाता है फ्रांस में, ठीक है। ये पूरी छोटी सी आर्मी लेके और दोबारा से फिर ये अपना राजा बनने की कोशिश करता है, आर्मी को दोबारा से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। अब बेल्जियम आप देखोगे, बेल्जियम का मैप देखोगे तो बेल्जियम भी वही यूरोपियन कंट्री है ना। वहाँ पे ये लड़ाई होती है बैटल ऑफ वाटरलू और इसको फिर फाइनली जो है हरा दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो बेल्जियम में ये लड़ाई हो रही है और ब्रिटेन फाइनली इनको हरा देता है वाटरलू में और फिर भी ये बच जाता है, ये ज़िंदा रहता है, इसको ज़िंदा रखते हैं, ठीक है। और लेकिन अब फिर से इसको यहाँ पे सेंट हेलेना में, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिरी टाइम पे यहाँ पे इसको कहाँ भेजा जाता है नेपोलियन को, तो इसको यहाँ पे वाटरलू की लड़ाई के बाद, लेप्जिक के बाद पहले तो यहाँ पे एल्बा भेजते हैं, एल्बा में भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वाटरलू के बाद जो है यहाँ पे सेंट हेलेना भेजते हैं, ठीक है। ये एक आइलैंड होता है, आइलैंड पे आराम से इसको भेज देते हैं कि भाई तू वहाँ पे रह, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा वो, ठीक है। और हाँ, हो जाती है। फिर साउथ अटलांटिक में एक आइलैंड होता है सेंट हेलेना, वहाँ पे जाके इसको रख देते हैं। ये इसका आखिरी टाइम होता है, यहाँ यहीं पे इसको बेचारे को कैंसर हो जाता है पेट में और 1821 में 6 साल मतलब वहीं रह रहा है इसमें सेंट हेलेना में और वहीं फिर इसको कैंसर वगैरह हो जाता है। और खैर इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि भाई इसको मार दिया गया था, ये दोबारा से कोई प्लानिंग कर रहा था, ये क्या कर रहा था, तो इसको जहर दे के मार दिया, कैसे मार दिया, दैट इज़ ऑल्सो मिस्ट्री या कुछ भी है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इसको पेट में कैंसर हो गया था। फिर ये फाइनली 6 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है सेंट हेलेना में ही, ठीक है। तो ये नेपोलियन की कहानी थी, ठीक है। आई गेस सबको समझ आई? यस मैम। ओके, ठीक यस है, मैम। यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। ओके, अब नेपोलियन मर गया था लेकिन इसने जो भी यहाँ पे मॉडर्न सिस्टम लाया था एजुकेशन में, औरतों को पढ़ा रहा था, ठीक है। और जो यहाँ पे 4 हाउसेस इसने बनाए थे, एक डिफरेंट ऑर्गन्स जो यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा था यहाँ पे गवर्नेंस के, है ना। ये सब लेगेसी यहाँ पे फ्रांस में कैरीड रहती है। हमने देखा कि यहाँ पे जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है कि स्टेट और आपका चर्च अलग अलग रहेंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू द रिलीजन, वो आप अलग होते हैं। अभी अलग बात है कि द फ्रांस जो है वो अपनी नेगेटिव सेक्युलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट से अलग जा रहा है थोड़ा सा, दे आर बैनिंग द बुरखा। तो मतलब आप एक तरीके का रिलीजन में इंटरफेयर ही कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे फ्रांस का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ठीक है। तो वो बात अलग है कि अभी थोड़ा सा वो लोग डेविएट हो रहे हैं अपने आइडियल उससे, लेकिन ठीक है, समय के साथ चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं, आपको ढलना पड़ता है, जैसे जैसे यहाँ पे नेशनलिस्टिक रिक्वायरमेंट रहती है वैसे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेगेसी नेपोलियन ने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, जो स्टेट जनरल था, आपकी नेशनल असेंबली थी, डायरेक्टर थी, वो लोग तो यहाँ पे कर ही रहे थे, साथ में नेपोलियन के टाइम पे बहुत ही मॉडर्न राजा था ये, ठीक है। तो इसने काफ़ी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की वही सब जो है यहाँ पे वो सब कैरी फॉरवर्ड किया गया फ्रांस में, है ना। तो काफ़ी नेशनलिज्म यहाँ पे जागा था, मिलिट्री लीडर्स बहुत मिलिट्रीली इसने फ्रांस का बहुत ज़्यादा नाम किया, ओके। और फिर यहाँ पे ये सब पूरा नेपोलियन का सब ये देख के कि इतनी लड़ाई कर दी, इतनी लड़ाई कर दी कि ब्रिटेन को भी यहाँ पे परेशानी हो गई थी। कांग्रेस ऑफ वियना होती है 1815 में, ठीक है। ये यहाँ पे फिर सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वर्ल्ड वॉर अभी बहुत दूर है, 100 साल बाद अभी फिर लड़ाई होगी,
कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे दुनिया में सबसे पहली बारी एक यहाँ पे कांग्रेस हो रही है जो कि रिलेटेड है विद द पीस, कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, अब थोड़ा चैन से रहते हैं। 100 साल तक ही चैन वैन इनका बना रहेगा। अभी वर्ल्ड वॉर 1 होनी है, ठीक है? सब यहाँ पे आपस में सीक्रेट ट्रीटीज़ वगैरह साइन करने लगेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बीच में जो है फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी हो जाएगी, फिर जर्मनी जो है यहाँ पे हिटलर आ जाएगा, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अब जो है कांग्रेस ऑफ वियना इस पूरे नेपोलियनिक वॉर के बाद यहाँ पे साइन होगी और यहाँ पे एक पीस जो है स्थापित करने की कोशिश करी जाएगी। सो ये नेपोलियन की लेगेसी एंड होती है विद द कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है? सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेपोलियन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना। ठीक है, समझ आया सबको?